नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। थंबनेल आपने देख लिया होगा और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कौन है ये राजनेता जिसके 8 लोकसभा और 39 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव है और उसके बाद भी मोदी भरोसे है। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं बता देता हूँ, ये हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिन जो विवादों में हैं और जिनको बाहुबली बाहुबली कह करके जातिवादी मीडिया संबोधित करता रहता है। तो ऐसी क्या स्थिति है कि इनके 8 लोकसभा और 39 विधानसभा क्षेत्र पर प्रभाव है, उसके बाद भी ये मोदी भरोसे हैं। असल में वो वर्तमान में केसरगंज उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा है, केसरगंज, वहाँ से सांसद हैं और पिछले 6-7 बार से वो अपने क्षेत्र से सांसद हैं और फिर से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन इस बार उनके टिकट पर संशय की स्थिति बनी हुई है और जो पहली सूची आई थी 51 कैंडिडेट्स की भाजपा की उत्तर प्रदेश में, उसमें उनका नाम नहीं आया और दूसरी में आएगा, इसमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं। और इसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है उनके बेटे को मिल जाए या उनकी पत्नी को मिल जाए, या हो सकता है किसी को भी ना मिले, उनका टिकट काट करके एक बड़े भारी तथाकथित रूप से एक इतिहासकार हैं जो पिछले 2-3 साल से सोशल मीडिया की वजह से फेमस हो गए हैं। फिर लल्लन टॉप जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म है, सौरभ द्विवेदी के, उन्होंने इंटरव्यू करके उनको बहुत फेमस कर दिया है। डॉक्टर अवध ओझा, तो उनका भी नाम चल रहा है। तो अब इसमें तो बहुत ही मज़ाकिया बात है, क्योंकि कहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि सन 91 से राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से पहले, और लगातार वो सीट जीतते आ रहे हैं, कभी गोंडा, कभी केसरगंज, बलरामपुर, और उनके टिकट पर इस समय असमंजस की स्थिति है। और अब अवध ओझा जो हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं था 2-3 साल पहले तक, और जो सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हुए हैं, उनका नाम चल रहा है उस सीट। अब क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन अब जो एक्चुअल स्थिति है ब्रजभूषण शरण सिंह की, मैं बताता हूँ। वो केशरगंज से सांसद हैं, पर इसके अलावा उनका गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकर नगर और अयोध्या सीट जो है, ये 7 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। और केसरगंज, गोंडा और बलरामपुर में वो कभी ना कभी सांसद या कुछ ना कुछ रह चुके हैं। उनका बेटा भी अभी विधायक है। तो इस तरह से इन 3 पर तो उनका सीधा डायरेक्ट प्रभाव है। और इसके अलावा जो 4 सीटें हैं, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और आपकी अयोध्या और बहराइच, इन पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। अयोध्या में इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे और वो बीएचपी के जो उस समय के प्रमुख थे, अशोक सिंघल, उनके करीबी थे। एक्चुअली में करीबी वगैरह कुछ नहीं थे। उस समय जो विश्व हिंदू परिषद था, संघ था, उनको युवा, मजबूत, तेज तर्रार लोग चाहिए थे उस समय आंदोलन के लिए, और ब्रजभूषण शरण सिंह इसी तरह का व्यक्तित्व थे, तो उनको उन्होंने साथ लगाया। अब इतने बार से वो सांसद हैं, अपनी सीट से 2-3 सीटें वो निकाल करके देते हैं पार्टी को, और 6 बार वो सांसद रह चुके हैं, इसके बाद भी उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया। कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया, तो जो हुआ साथ में वो हम सब जानते ही हैं। तो और अब पार्टी को जरूरत नहीं लग रही है, तो अब संशय की स्थिति बना रखी है टिकट पर। तो ये स्थिति है, जब उस समय जरूरत थी तो साथ ले लिया था। तो ये 7 सीटें हैं जिन पर उनका प्रभाव है। इसके अलावा महाराजगंज की एक सीट है जिस पर भी उनका काफी अच्छा प्रभाव है। तो ये 8 लोकसभा की सीटें हैं और इन 8 लोकसभाओं में 39 विधानसभाएं आती हैं। तो इतने क्षेत्र पर उनका प्रभाव है और इसीलिए उनका सीधा डायरेक्ट नाम काट नहीं दिया गया है, नहीं तो पहली ही लिस्ट में नाम कट जाता। इसीलिए ये असमंजस की स्थिति भाजपा में बनी हुई है कि उनका टिकट काटा जाए या ना काटा जाए, या ऐसा किया जाए कि उनके बेटे को खड़ा कर दिया जाए या उनकी वाइफ को खड़ा कर दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति है। तो अब देखिए, एक व्यक्ति जो कि सन 91 से राम मंदिर आंदोलन के समय से जुड़ा हुआ है पार्टी से, और उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, मतलब इतनी ही भूमिका थी जितनी साध्वी रितंबरा या उमा भारती या इन लोगों की थी, इसके आसपास की ही भूमिका थी, लेकिन उसको वो क्रेडिट नहीं मिला। फिर वो लगातार सीट निकालता रहा है वो, और उसके बाद भी उसको मंत्री नहीं बनाया गया। अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो टिकट देने में भी आनाकानी की जा रही है और टिकट काटने के पूरे चांस हैं। बस यही एक संशय है कि इतनी सारी सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है, तो वो
सीटें कहीं पार्टी बीजेपी जो है वो हार ना जाए। तो इसी वजह से थोड़ा-सा असमंजस की स्थिति है, नहीं तो अभी तक तो टिकट कट जाता। यदि उनका एक ही सीट पे प्रभाव होता अपनी केसरगंज पे तो कब का काट दिया जाता और मोदी नाम के सहारे नैया पार लगा दी जाती। ऐसा प्रयास करते। पर क्योंकि काफ़ी सारी सीटों पे प्रभाव है और थोड़ा अड़ियल टाइप के हैं और वो सपा में भी जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा एक असमंजस की स्थिति है और ये कैंची नहीं काट दी गई है उनके नाम पर। लेकिन अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, वो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये नेता जो कि इतना प्रभाव है 7-8 सीटों पर लोकसभा की और 39 विधानसभा की सीटों पर जिस नेता का प्रभाव है, वो मोदी भरोसे है। मोदी भरोसे ही है ना भाई, मोदी जी से टिकट मिलेगा, अमित शाह से टिकट मिलेगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप वो टिकट वो काट दें तो काट दें, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इतना भारी भरकम प्रभाव होने के बाद ये स्थिति है क्योंकि ये लोग स्वतंत्र राजनीति करना नहीं जानते। ये पार्टी से बंध के ही चलते रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। तो जबकि इनसे बहुत छोटी हैसियत वाले लोग जैसे ओम प्रकाश राजभर, उनके 6 विधायक हैं इस समय और वो 6 विधायक भी उनके इसलिए आए क्योंकि वो सपा के साथ चुनाव लड़ा था, अखिलेश यादव के कारण आए वो। अगर वो निर्दलीय लड़े तो कुछ नहीं कर सकते। 6 विधायक हैं, वो मंत्री बने हैं और कहते हैं पीला गमछा पहनकर अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि थाने चले जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। डीजीपी भी हमको बात नहीं कर सकता हमसे, हमारे सामने नहीं बोल सकता और योगी जी के बाद में सबसे ताकतवर मंत्री हूँ। सिर्फ 6 विधायकों पर और वो विधायक भी आए हैं सपा के कारण आए हैं। वो और जो संजय निषाद हैं वो भी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। इसी तरह से अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके पति इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके पिता सोनेलाल पटेल ने अपना दल पार्टी बनाई थी और वो जिंदगी भर संघर्ष करते रहे लेकिन सदन का मुंह नहीं देख सके थे वो। लेकिन अमित शाह, भाजपा इनकी मेहरबानी के कारण ये सब लोग आज बड़े-बड़े नेता बन गए हैं। इनकी मेहरबानी है, दूसरा इन लोगों ने एक स्वतंत्र राजनीति करी है, अपनी पार्टी बनाई है और उसपे चाहे कम सीटें लाए, कम वोट लाए लेकिन ऐसी हैसियत बनाई है कि वोट काट करके किसी को हरा सकते हैं। तो ये स्थिति बृजभूषण शरण सिंह की नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि उनको अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए थी और ये 8 लोकसभा पर अगर उनका प्रभाव है और जिसको कि पार्टी बनाने के बाद वो और बढ़ा सकते थे, तो 8 लोकसभा में से यदि वो 2 भी जीतने की क्षमता रखते, 2 लोकसभा और 7-8 विधानसभा भी जीतने की कैपेबिलिटी होती और जो कि हो जाती अगर वो पार्टी बनाते और संघर्ष करते और मेहनत करते, क्योंकि इस क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में उनके 60 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हैं। उनके रिश्तेदारों के भी हैं, तो मतलब एक बड़ा नेटवर्क है ये और छात्रों पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो एक बड़ी हैसियत उनकी हो सकती थी यदि उनकी अपनी एक पार्टी होती और कम से कम 8 सीटों पे ही चुनाव लड़ती, वो आगे और बढ़ सकती थी, पर ये 7-8 सीटों पे तो चुनाव लड़ती ही, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, तो वो 2 या 3 लोकसभा जीत सकते थे, 1 जीत सकते थे, 5, 7, 8 विधानसभा 4 विधानसभा जीत सकते थे, तब भी उनकी एक अच्छी खासी हैसियत होती और दूसरा वो कई सीटें हरवा सकते थे। जीतते कितनी ये मैटर नहीं करता है, पर आप बड़ी पार्टियों को हरवा कितना सकते हो ये ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि जो राजभर है उनकी स्थिति अपने दम पे जीतने की नहीं है, लेकिन वो हरवा सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना वोट बैंक है, 1 डेढ़ लाख का, 2 लाख का। एक महान दल है मौर्य शाक्य सैनी समाज की पार्टी है वो, उसके नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में है, वो केशव देव मौर्य हैं। उनके पास भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ उनका प्रभाव है और हर सीट पर 1,50,000 कहीं 1.5 लाख इस तरीके से शाक्य सैनी वोट हैं। तो इन वोटों के बल पे कभी वो कांग्रेस से जुड़ते हैं, पिछले विधानसभा में वो सपा के साथ थे, इस लोकसभा में उनकी बात बसपा के साथ चल रही है। तो इधर-उधर करते रहते हैं और वो सीट जीतते नहीं है कभी भी और वोट ट्रांसफर करने की वो बात कहते हैं, करवा पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं वो नहीं पता, पर एक वोट बैंक है क्योंकि वो बड़ी-बड़ी सभाएँ करते हैं। उनकी सभाओं में हज़ारों लोग आते हैं, कई बार लाखों भी आ जाते हैं। तो इसी दम पर उनकी राजनीति चल रही है, आज तक एक विधानसभा उन्होंने नहीं निकाली है। पर ये लोग ऐसी राजनीति नहीं कर पाते हैं। अगर ये अब राजा भैया ने जनसत्ता दल अभी बनाया है, वो थोड़ा पहले बनाते तो स्थिति और मजबूत हो सकती थी, आगे हो सकती है। अब कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे तो वक़्त बताएगा। पर इन्होंने भी अगर इस तरह से करा होता, तो आज इनकी एक बहुत मजबूत स्थिति होती और ये टिकट माँगने वालों में नहीं, बल्कि जिनसे ये टिकट माँग रहे हैं, वो इनके पास आते कि हमसे जुड़ो। तो ये है वो ठाकुर की कहानी जिसकी मैंने बताई आपको, जो मोदी भरोसे हैं। तो कमेंट करके बताइए कि बात कितनी सही है कि स्वतंत्र राजनीति की तरफ उनको जाना चाहिए था या क्षत्रिय समाज के और लोगों को भी स्वतंत्र राजनीति की तरफ जाना चाहिए और अपनी एक हैसियत बनानी चाहिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी वीडियोज़ जो हैं मैंने बनाए हैं, जो काफ़ी जिन पे कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, लोगों को पसंद है। मैं आग्रह करता हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।